पर्पल डे है ना, ये पर्पल डे 2008 से शुरू हुआ था और आप हैरान होगे सुन के, एक यंग टीनेज गर्ल कैसिडी मेगन ने ये स्टार्ट किया था एंड वो खुद एपिलेप्सी से पीड़ित थी। लोगों को पता होना चाहिए। सो तब से ये पर्पल डे, जिसको हम एक तरह की मिर्गी की दौरों की एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। सो इसका ये लेट्स टॉक अबाउट एपिलेप्सी। मिर्गी का इलाज दवाइयों से है, कोई झाड़ पूछ करके या कहीं इधर उधर जाके करने से मिर्गी नहीं ठीक होती, कोई इलाज नहीं होता इस चीज़ों का। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज आपको लेकर आए हैं उपल न्यूरो हॉस्पिटल। इसकी खास वजह है, आज है पर्पल डे, वर्ल्ड पर्पल डे, जिसे कहा जाता है कि दुनिया में जागरूकता फैलाना किसकी, एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी भयंकर हो सकती है अगर इसे जल्द से जल्द कंट्रोल ना किया जाए। इसकी अवेयरनेस के लिए आज आपको लेकर आए हैं उपल न्यूरो हॉस्पिटल और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलिल उपल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। थैंक यू मैम। सबसे पहले अमृतसर वासियों का नमस्कार। ये जो पर्पल डे है ना, ये पर्पल डे 2008 से शुरू हुआ था और आप हैरान होगे सुन के, एक यंग टीनेज गर्ल कैसिडी मेगन ने ये स्टार्ट किया था एंड वो खुद एपिलेप्सी से पीड़ित थी। ठीक है। सो वो चाहती थी कि इसका अवेयरनेस होनी चाहिए, मिर्गी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सो तब से ये पर्पल डे, जिसको हम एक तरह की मिर्गी की दौरों की एपिलेप्सी की अवेयरनेस के लिए ये मनाया जाता है। सो इसका ये लेट्स टॉक अबाउट एपिलेप्सी, लेट्स टॉक अबाउट मिर्गी, लेट्स टॉक अबाउट दौरे, क्योंकि ये कोई टैबू नहीं है। बाहर निकलो, अपनी बीमारी के बारे में बताओ ताकि इसका इलाज किया जाए, क्योंकि इसका इलाज है। जी। लोग ये भी समझते हैं कि कहीं लोग ये ना समझे कि इस पर कुछ भूत प्रेत का साया है, जो दौरे पड़ते हैं नॉल, इसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा इनहिबिट करते हैं, पीछे रुक जाते हैं, सामने नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं कह दें कि अगर गांव में जाकर उसका झाड़ फूंक कर जो इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। सर, ये मिथ किस तरह से हटाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से हम समझा सकते हैं लोगों को कि ये बीमारी है और ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ जादू टोना नहीं है? देखो, तभी ये पर्पल डे मनाया जा रहा है। यही अवेयरनेस है एपिलेप्सी की। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी है वो छुआछात की बीमारी नहीं है। जी बिल्कुल। अक्सर लोग बोलते हैं कि जी मेरे बड़े बच्चे को मिर्गी पड़ती है या मेरे छोटे बच्चे को मिर्गी पड़ती है, क्या वो आपस में खेल सकते हैं? क्या वो आपस में खाना पीना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं? बिल्कुल करें, क्योंकि मिर्गी ये कोई छुआछात की बीमारी नहीं है। अपने बच्चे को पार्क में भेजो, बच्चों से आपस में खेले, नॉर्मल बिहेव करें, स्कूल जाए। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे रोकोगे तो मिर्गी के कारण चाहे उसका दिमाग खराब हो ना हो, ऐसे इनहिबिशंस करके आप उसको ज़रूर एक इंट्रोवर्ट बच्चा बना लोगे और वो कभी फ्यूचर में कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। दूसरा, मेन स्ट्रीम में से बाहर निकल जाएगा। मेन स्ट्रीम से बाहर निकल जाएगा। दूसरा, मिर्गी का इलाज दवाइयों से है, कोई झाड़ पूछ करके या कहीं इधर उधर जाके करने से मिर्गी नहीं ठीक होती, कोई इलाज नहीं होता इस चीज़ों का। हाँ, बाकी जॉन सा एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर मिर्गी है सो बाहर निकल के बात करो। जैसे लोगों को शुगर है, लोगों को हाइपरटेंशन है, वैसे मिर्गी है। तो और इसका इलाज है। सो ये है मिर्गी का सारा, जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हम मिर्गी की अवेयरनेस की बात करें, एपिलेप्सी की अवेयरनेस की बात करें, तो इसके सर मैं चाहूँगी कि आप लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें कॉज ज़रूर बताएं कि कॉज क्या है, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना बचाव पहले से कर सकें। बिल्कुल, कॉज से ज़्यादा ज़रूरी पहले भी मिर्गी का है कि मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं, मतलब मिर्गी के क्या सिम्टम्स हैं। मिर्गी बहुत तरह की होती हैं, बट उसमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन ये है कि हाथ पैर एकदम कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, ठीक है, मुंह से झग निकलनी शुरू हो जाती है, दंदल पड़ जाती है और फिर आंखें ऊपर हो जाती हैं, ज़ुबान साइड से कट जाती है और बीच में पेशाब भी निकल सकता है, स्टूल भी पास हो सकता है। तो ये एक तरह की मिर्गी है। दूसरी तरह की मिर्गी होती है, किसी का सिर्फ बाजू ज़ोर ज़ोर से कांपना शुरू हो जाती है और गर्दन ऐसे ऐसे साइड पे जाना शुरू हो जाती है, वो भी एक तरह की मिर्गी है।
अक्सर बच्चों में देखा गया है कि बच्चे बिल्कुल एकदम सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सुन्न हो जाते हैं। ऐसे सुन्न हो के ऐसे करेंगे या आंखें अपनी बंद करना, झमकना शुरू कर देते हैं। सो ये बच्चों में तो ओवर ब्लिंकिंग हो जाती है। उस टाइम पे टीचर्स बोलते हैं यार इसका तो ध्यान ही नहीं रहता बच्चों के स्कूल में, क्योंकि वो उस टाइम तक जो ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखा जा रहा है तब तक तो उसका ब्रेन स्टिल है, उसको दौरा पड़ रहा है, तो इसलिए उसको पढ़ाई का नहीं समझ आता। अक्सर टीचर्स बोलती है इसका क्लास में कंसंट्रेशन नहीं रहती है। तो ये चीज़ें छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। अब आगे मिर्गी के कारण, जो मिर्गी के कारण है वो हर एक स्टेज के साथ, एज एंड स्टेज के साथ धीरे धीरे करके डिफरेंट हो ही जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों में मिर्गी बचपन से शुरू हो जाती है, पैदा होते ही 5-6 दिनों में। वो इसलिए क्योंकि बच्चा पैदा होते रोया नहीं होता, तो उसके कारण क्या होता है कि दिमाग में ऑक्सीजन नहीं गई होती है, दिमाग में ग्लूकोज की सप्लाई नहीं गई, जिसके कारण उसका एक दिमाग का पर्टिकुलर हिस्सा जो उनसे कमज़ोर हो जाता है। वहाँ से जब वो करंट निकलते, मिर्गी है क्या, दिमाग के एबनॉर्मल करंट, दिमाग का शॉर्ट सर्किट, तो वहाँ से जब वो शॉर्ट सर्किट होता है तो दौरा पड़ जाता है। ये छोटे बच्चे पैदा होने, कुछ बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसके 1-2 साल बाद उनको दिमाग की जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण उनको वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है, या पैदा होते कुछ बच्चे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, तो उसमें भी ब्रेन को इंसल्ट होती है। ब्रेन को इंसल्ट हुई तो दौरा पड़ता है ये बच्चों। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो ही जाते हैं, कुछ अलग अलग कॉजेज़, ये पुराने कॉजेज़ ही निकलते हैं। कोई किसी का अक्सर बच्चे जैसे पंगूड़े से गिर जाते हैं। हम क्यों बोलते हैं कि बच्चों को संभाल के रखो ताकि बेड से ना गिरें कहीं से, क्योंकि अगर कहीं दिमाग में चोट लग गई तो वो दौरे का कारण बन जाएगा इन फ्यूचर। साथ में कहा भी जाता है कि बच्चे के तालू कहा जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए या चोट नहीं लगनी चाहिए, उसका भी डायरेक्ट जो लिंक है वो एपिलेप्सी से ही है। एपिलेप्सी से बिल्कुल है कि ब्रेन को इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, हमने अपने ब्रेन को बचाना। तभी तो जब धीरे धीरे जैसे स्टेज एक्सीडेंट के कारण दिमाग में चोट लगती है तो उसके बाद पोस्ट ट्रॉमा सीजर्स हो सकते हैं। जब 17-18 साल की एज आ जाती है उस टाइम पे मिर्गी का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है वो है अल्कोहल, वो है ड्रग्स, वो है सब्सटेंस अब्यूज़, नशों के कारण जौन सी है मिर्गी होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे और एज बढ़ती जाती है, अगर कोई ब्रेन में ट्यूमर आ जाता है या किसी को अधरंग हुआ होता है, अधरंग के बाद मिर्गी हो सकती है। तो ये विथ एज डिफरेंट कॉजेज़ हो जाते हैं मिर्गी के। सो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कॉज क्या है और इसके लक्षण क्या है। सो आज अवेयरनेस डे है तो अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सर ये भी जानना चाहूँगी इलाज के बारे में भी आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं क्यों, किस तरह से वो बाहर निकल कर आए, नहीं तो कहीं ना कहीं वही झाड़ फूर और वही बाबों के चक्कर में पड़कर अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के रिश्तों का जो कहीं ना कहीं हानि होती है वो होती रहेगी। देखो मिर्गी से बिल्कुल ना डरें, ठीक है। मिर्गी का इलाज है, दवाइयाँ हैं, अगर दवाइयाँ नहीं तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बाद में डॉक्टर शिकिल बताएंगे, तो उससे इलाज होता है। सो मेडिसिन्स, अगर आपको मिर्गी डिटेक्ट होती है उसको छुपाओ मत, बाहर निकलो, एक मिर्गी स्पेशलिस्ट या ब्रेन डॉक्टर से बात की जाए, वो आपके इलाज शुरू करेगा। और अक्सर 2.5 से 3 साल तक इसकी मेडिसिन चलती है। इसको लकीर का फ़कीर नहीं, 3 साल तक अक्सर लोगों की मिर्गी का इलाज हो जाता है। उसके बाद जब दवाई कम करना शुरू करते हैं तो एकदम बंद नहीं करनी है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनकी सलाह के बिना दवाई नहीं बंद हो सकती है। धीरे धीरे करके उसको कम करना चाहिए। तो ये मेडिसिन से इसका इलाज है। सो आपने कहा कि मेडिसिन से भी इलाज है, कुछ सर्जरीज भी होती हैं अगर नहीं ठीक हो रहा कोई, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कितने % लोग हैं जो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं और कौन से ऐसे स्वेयर केसेस हैं, किस तरह के केसेस हैं जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखो मैम, मेडिसिन से 50 to 60, मैं कहूँगा 70% लोग भी ठीक हो जाते हैं मेडिसिन के साथ, ठीक है। जो नहीं ठीक हो पाते उनके लिए अलग मोडेलिटीज़ होती हैं, जो सर्जरी रिलेटेड मोडेलिटीज़ होती हैं, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट मतलब कि इतनी दवाई खा चुके हैं उसके कारण भी बावजूद भी उनकी मिर्गी नहीं कंट्रोल हो रही है, उनको अटैक पड़े जा रहे हैं, वो सीजर फ्री 2 साल तक नहीं है दवाई खाने, तब उन केसेस में ये बाकी ऑप्शंस को देखा जाता है। एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक मिर्गी का बहुत कॉमन कारण जो हमारे पंजाब में भी है और ये है, नशे तो मैंने बता दिए, बट वो किसी को भी हो सकता है, वो है दिमाग के अंदर
कीड़े का अंडा। जी जी जी। हम अक्सर रेडीज़ पे फास्ट फूड खाते हैं, उसमें नूडल्स हों या बर्गर हों या काठी रोल्स हों, उसके अंदर बंद गोभी होती है। ये मैं लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उस बंद गोभी को अवॉइड करें, बाहर की। और ये नहीं है कि सिर्फ बाहर की, घर पे भी अगर वो बंद गोभी आती है तो उसको गर्म पानी से एटलीस्ट 2 बार धोएं और ऊपर वाले पत्तों को निकाल दें, ताकि वो अगर जो कीड़े नहीं, अंडे, इसका मैं रीज़न बताता हूँ अभी। अंडे, मरे हुए अंडे होते हैं, वो धीरे धीरे अगर मुंह से अंदर चले गए तो वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं। एक उसके कारण, एक जो पोर्क खाते हैं, सुअर, बाहर तो फॉरेन में तो सुअर की पोर्क्स की प्रॉपर पिगरीज बनी होती हैं, यहाँ पे नहीं है इतना। यहाँ पे तो वही सुअर जौन से गंद खा रहे हैं वही लोग खा रहे हैं, तो इस चीज़ का। बट इसके साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो दिमाग में होता है वो कीड़ा नहीं होता, वो मरा हुआ अंडा होता है। उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट जब अपने पेशेंट को बताते हैं कि जी आपको मिर्गी का कारण ये है, वो अंडा है कीड़े का, तो वो क्या करते हैं, आसपास वाले, वहाँ पे एक जगह, मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 जगहें हैं जहाँ पे वो जाएंगे, कीड़ा निकाल के हाथ में दे देंगे कि ये कीड़ा आ गया आपका, निकल गया आपकी बीमारी। जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि कीड़ा तो है ही नहीं, वो तो अंडा है। तो यहाँ पर आपको झाड़ फूंक और बाबा के पास जाने से आपको कीड़ा ज़रूर मिल जाएगा, मगर वो कीड़ा तो कॉज है ही नहीं, वो तो बाबा के हाथ में पहले से था, जो आपके मुंह से ऐसे करके निकाल के आपको दिखा दिया और बेवकूफ़ बना दिया। मगर उसका कॉज तो अंडा है, वो भी मरा हुआ अंडा, कीड़े का अंडा, जिसकी वजह से मिर्गी हो रही है। और यहाँ पर हम लोग बस इतना सुनते भर हैं या अपने अंदाजे से ही सोच लेते हैं कि शायद किसी कीड़े की वजह से मिर्गी का अटैक हो रहा है, और जाके बाबा से झाड़ फूंक करवाते हैं। क्या बात है सर, आपने तो आज हमें निहाल कर दिया। कहूँगी कि कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है ताकि बेवकूफ़ ना बने लोग। जागरूकता दिवस है तो जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रीज़न है, ये कॉज है, ये जो अंडा है बंद गोभी का, और आपने ये भी कहा कि पोर्क में भी जो होता है, सेम होते हैं दोनों ही उसमें जो इन्फेक्शन, क्योंकि है तो अंडा तो कहीं वो तो बाहर से निकला ना। तो वो अगर पोर्क ने भी खाया, पोर्क में काफ़ी कॉमन होता है, तो उसमें भी वही चीज़ मिलती है। बाकी साथ मिर्गी का ये ज़रूर एक और चीज़ है, ये तो अंडे को लेके हो गया, बट जो जागरूकता को लेके है, मिर्गी, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उस टाइम पे वो दौरा रुकेगा नहीं। अगर आप सड़क पे देख रहे हो किसी को दौरा पड़ रहा है तो उसको रोको मत, वो अपने दौरा, कंपनी ठीक होगी, कंपनी ठीक होके ठीक हो जाएगा। दंदल पड़ी है तो अपनी उंगली नहीं डालनी, दंदल नहीं तोड़नी, उंगली डालोगे तो उंगली कट जाएगी, चम्मच डालोगे तो उसको चोट लग जाएगी, उसकी ज़बान कट जाएगी। दूसरा, जब वो उसकी कंपनी कम हो जाती है तो तब उसको साइड दिला दो, क्योंकि अगर साइड उसी टाइम पे दिला दोगे तो उसका मोढा टूट जाएगा, शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा, इतना जोर होता है। तो फिर साइड दिलवा दी, साइड दिलवा के, ताकि जो मुंह से झग निकल रही है ताकि वो अंदर ना जाए और वो निकल जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो खून की उल्टी मार रहा था, नहीं, वो खून की उल्टी नहीं है, जीभ टुकी गई थी, वो झग के साथ खून थोड़ा आ रहा है तो वो अपने ठीक हो जाएगा। सो घबराएं मत, उस टाइम पे पैनिक मत क्रिएट करें, सिर्फ पेशेंट को थोड़ी हवा आने दो, और हवा आने के बाद जब उसका कंपनी बंद हो जाए उसको साइड दिला दो। ये लोग सर जूता सुंघाते हैं, जुराब सुंघाते हैं, क्या इससे भी कोई फ़ायदा होता है, या ऐसे ही बस वही जो बातें बनी हैं, मिथ हैं, वही एक तरह का मिथ एक और है? जूता, जराब, प्याज, अदरक, ये सब चीज़ें सुंघाते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे मिर्गी कोई नहीं रुकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब मिर्गी पड़ रही है तो मिर्गी एक बार शुरू हुई है तो उसने पड़ के ही ख़त्म होना। दौरा जौन सा पड़ रहा है उसने टाइम अपना, हार्डली 1-2 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ओवर करोगे तो आप फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर दोगे मरीज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ इतनी खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज है एपिलेप्सी डे और आज के दिन इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये तो हमने बात की मेडिसिन से किस तरह से ठीक हो सकती है एपिलेप्सी, और इसके रीजंस, इसके कारण, इसके लक्षण, और हर चीज़ पर हमने बात की। अब हम डॉक्टर शिखिल उपल से भी बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो वर्ल्ड्स पर्पल डे पर, यानी कि एपिलेप्सी की जागरूकता दिवस पर
पर हमें डॉक्टर सलिल उप्पल ने बताया कि किस तरह से क्या लक्षण रहते हैं, क्या यहाँ पर कारण होते हैं एपिलेप्सी के, साथ ही साथ इलाज के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारे मिथ्स से हम सबको बाहर निकाला। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे खास केसेस होते हैं जिनमें मेडिसिन काम नहीं आ रही है, मेडिसिन से पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, तो उसमें सर्जरीज किस तरह से हेल्प कर सकती हैं एक पेशेंट को एपिलेप्सी से यानी कि मिर्गी से बाहर निकलने में। इसलिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर शिखिल उप्पल, जो कि आज के दिन पर्पल डे के दिन हमें जानकारी देंगे कि किस तरह से क्यों ज़रूरत होती है सर्जरीज की। सब बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर आपका। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर शिखिल उप्पल, न्यूरो सर्जन, उप्पल न्यूरो हॉस्पिटल। जी, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਪਰਪਲ ਡੇ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਜਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਸ ਡਰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਪੀਲੈਪਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀ ਵੀ ਔਨ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਟੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੋ, ਕਰੰਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੌਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸੈਟਲ ਰਹੇਗਾ। पर ਜਦੋਂ दवाई उस करंट पे असर नहीं की तो दौरा बंद नहीं होएगा। जी, सो उन केसेस में क्या होता है कि सर जो लगातार है दौरा चलता ही रहता है या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दौरे पड़ने की फ्रीक्वेंसी? दवाई असर नहीं करती उहदे ते, फ्रीक्वेंसी वध जाती है, या फस्ट लाइन ड्रग सैकेंड लाइन ड्रग तुसी दो असर नहीं करती उहदे ते। सो ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅ ਸਮॉल ਬੈਟਰੀ ਹੇਅਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਆਰ ਚੈਸਟ ਇਨਸਾਈਡ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दैट इज कॉल्ड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। थर्ड ऑप्शन इज वेगल नर्व स्टिमुलेशन। आप एक तार अंदर ही पा के वेगस नर्व होंगी है उन्होंने स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि दौरा बंद हो जाए। जी जी जी। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट प्रोसीजर्स। सो सर किस तरह के पेशेंट में, किस तरह के पेशेंट विच किहड़ा जिहड़ा प्रोसीजर किया जाता है ज़्यादातर? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਟੂ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ DBS ਜਾਂ ਵੇਗਲ ਨਰਵ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 100% ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਰੈਕਟ।
ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਿਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਨਕੁਕਡ ਮੀਟ ਨਾ ਖਾਓ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਓ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਪਲ ਨਿਊਰੋ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੇयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ, ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਲੌਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ 2-3 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਘਰੋਂ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ, ਕਲੌਟ, ਟਿਊਮਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਫੜਫੜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਫੜਾਏਗਾ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਯੈਸ, in case of trauma, if there is bleed in your brain, then epilepsy can happen. If there is brain tumor, yes, seizure can happen. If there is some kind of infarct inside the brain, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ, ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਮੇਨ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। that is for drug resistance epilepsy, not for these type of epilepsy. ਸੋ ਫਿਰ ਟਰਾਮਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ that is different topic. ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦ ਪਰਪਲ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਕੌਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦ ਵਰਲਡ ਪਰਪਲ ਡੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ